हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल वन स्टॉप नीट। दिस इज़ योर चैताली मैम। तो जैसे कि हमने सीरीज़ स्टार्ट करी थी वन टॉपिक वन क्वेश्चन, और उसी सीरीज़ के लिए मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसको आप सभी ने सुना होगा, शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या आपको पता है व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट? अगर आप किसी एटम को देखोगे तो एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक ऑर्बिट में, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं अंदर न्यूक्लियस में। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन से? इनर भी हो सकते हैं या आउटर भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने ये एग्जाम्पल देखा होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 8। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रोटॉन का है टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन, उसी को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर चार्ज। दैट मीन्स क्या हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी या फोर्स रखता है उसी को कहा जाता है न्यूक्लियर चार्ज। पर जैसे जैसे आप देखोगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हुए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए और साथ साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हुए। तो जैसे हम ये एग्जाम्पल देखते हैं आयरन का। अब क्योंकि ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? कम, देयर वर 8 इलेक्ट्रॉन्स। पर वहीं पर आयरन का एटॉमिक नंबर इट इज़ 26, करेक्ट? तो क्या यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों इंक्रीज हुए? अब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा अट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं क्या? न्यूक्लियर चार्ज। पर वहीं पर अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स और आउटर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो क्या यहाँ पर रिपल्शन होगा? बिकॉज ये दोनों सेम चार्ज है, तो लाइक चार्जेस रिपेल और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमें दो फोर्स दिख रहे हैं, एक होगा अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन और दूसरा होगा रिपल्शन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली में जितना होना चाहिए था उससे कम होगा? वाई? क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है। और यहीं पर हमारे पास आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज देर इज़ अ डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो ये क्यों एक्सपीरियंस हुआ? तो उसके लिए हम डेफिनेशन कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर दो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं, एक जो हमने अभी देखा न्यूक्लियस से, और साथ में इनर इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर रिपल्शन कर रहे हैं। दैट इज़ वाई जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा या शील्डिंग होगा। अब क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स एक शील्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक कर्टन की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस अपना जितना चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन पे लगाना चाहिए था उससे कम लगा रहा है, एंड दैट इज़ वी कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसकी तरह एक्ट करेंगे? एक कर्टन की तरह। अब क्योंकि यहाँ पर वो इनर इलेक्ट्रॉन्स कर्टन की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो जैसे जितनी ज़्यादा शील्ड होगी उतना ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं किसको? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। जैसे और अच्छे से समझना हो, अगर एटमॉस्फेयर में या आसपास आपको दिख रहा है कि ठंड हो रही है, जैसे एटमॉस्फेयर में आप देखते हो कि ठंड हो रही है, तो आप अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो। अगर थोड़ी सी है तो आप ब्लैंकेट लेंगे, अगर थोड़ी सी ज़्यादा ठंड हो रही है तो आप स्वेटर लेंगे, और अगर उससे ज़्यादा है तो आप लेयर्स ऑफ कवरिंग डालेंगे। तो बेसिकली सेम होता है हमारे एटम के अंदर। एटम के अंदर अगर छोटा साइज़ है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो वहाँ पर एक ही शील्ड है या एक ही लेयर है। पर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम लेयर्स को भी इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा दोनों चीज़ों का क्लियर हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। अब हम ये देखते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो 4 ऑर्बिटल है हमारे पास, S, P, D एंड F। तो हम क्या कहेंगे, कौन सा वाला ऑर्बिटल ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा?
क्योंकि जो s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के बहुत पास होता है। स्ट्रक्चर s ऑर्बिटल का स्फेरिकल है, न्यूक्लियस के पास है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है तो इट विल गेट मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस, तो इसका मतलब उसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। वैसे ही हम कंपेयर करें s p d and f में, तो s ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा, देन p, देन d एंड देन f। तो क्या मैं इसे ये कह सकती हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में आ रहा है तो वहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट हमारा कम हो गया, तो न्यूक्लियस को जो आउटर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाना था वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। और क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग एटम्स आते हैं, अलग अलग एलिमेंट आते हैं, तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या शील्डिंग इफेक्ट के कारण कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस या फिर साइज। अगर आप बात कर रहे हो एटॉमिक रेडियस की, तो मुझे ये बताओ कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो रेडियस छोटा होगा या बड़ा? सोच कर देखो। अगर प्रोटॉन है इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इसका मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा, यस, तो रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ़्ट से राइट अगर मूव करें तो रेडियस कम हो जाता है, साइज़ डिक्रीज़ होता है। और वहीं पर अगर डाउन द ग्रुप आप देखेंगे तो डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और नंबर ऑफ़ शेल्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, और इसीलिए वहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये तो बात हुई एटॉमिक रेडियस की। दूसरा आता है आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस मतलब जब आयंस फॉर्म हो रहे हैं, आयंस दो ही होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन, मतलब अगर न्यूट्रल एटम है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया देन इट फॉर्म्स कैटायन, और अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसे हम कहते हैं क्या, एनायन, दैट इज इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। तो आप ये देखोगे कि जैसे आप कैटायन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसीलिए रेडियस कम हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा चार्ज मतलब जितना ज़्यादा चार्ज ऑन कैटायन उतना ही छोटा हो जाता है हमारा रेडियस। जैसे एग्जाम्पल देखो मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम अगर न्यूट्रल है और मैग्नीशियम से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो दैट मीन्स ये मैग्नीशियम पॉजिटिव कैटायन बनाया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हुआ मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हुआ, रेडियस कम हो गया। दूसरा Mg2+ आयन बन रहा है, इसका मतलब चार्ज फिर से इंक्रीज़ हुआ और रेडियस कम हो गया। वहीं पर अगर ऑपोजिटली हम एनायन को देखें तो एनायन में क्या होता है, एनायन में हो जाता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आ रहा है तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेगा। तो जितना ज़्यादा एनायनिक चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा रिपल्शन और उतनी ही बड़ी हो जाती है रेडियस। तो आप देखो ऑक्सीजन को O2- का रेडियस ज़्यादा, देन O- एंड देन न्यूट्रल एटम। हाँ, तो आई होप कि यहाँ पर कैटायन और एनायन के बीच का डिफरेंस आपको पता चल गया। कैटायन पे हम ये कहते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही छोटा रेडियस, और एनायन पे हम कहते हैं जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही बड़ा रेडियस। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आता है। तो अगर आप कंपेयर करोगे कैटायन को, न्यूट्रल एटम को और एनायन को, तो किसका चार्ज ज़्यादा होगा या किसका साइज़ ज़्यादा होगा, एनायन का साइज़ ज़्यादा, देन न्यूट्रल एटम, और सबसे छोटा साइज़ होगा किसका, कैटायन का। ठीक है, क्या आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी स्पीशीज़ जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, उनको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो बेसिकली जो हमने न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा वो कहाँ पर हेल्प करता है हमें, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का रेडियस या साइज़ डिसाइड करने में। तो अभी हमने पढ़ा क्या, एनायन का साइज़ क्या होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और उतना ही बड़ा हो जाएगा हमारा साइज़।
न्यूट्रल एटम सेंटर में होता है और कैटायन का साइज जितना ज़्यादा चार्ज उतना ही वहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जब प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज काम क्या करता है, अट्रैक्शन का, इसका मतलब साइज हमारा छोटा हो रहा है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ की बात करूं, अच्छा अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है तो क्या यहाँ पर आपको सभी के अंदर नंबर ऑफ एटम सेम दिख रहे हैं? नियॉन का एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम दिख रहे हैं? नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है क्या, 10, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, पर क्योंकि ये F माइनस है इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही ऑक्सीजन 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं 10। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं 10। तो यहाँ पर हमने जो भी स्पीशीज़ लिखी है सभी के अंदर हम 10 इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, इसीलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। अब यहाँ पर हम इसके ऑर्डर का या साइज़ का डिस्कशन करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि N3 माइनस का साइज़ सबसे बड़ा, फिर आता है O2 माइनस, F माइनस, फिर न्यूट्रल एटम क्योंकि नियॉन यहाँ पर न्यूट्रल है, उसके बाद आएगा सोडियम, मैग्नीशियम एंड देन एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अगर एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस की बात आती है तो क्या देखेंगे, जितना नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज़ और जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही छोटा साइज़। ठीक है, ये तो हमने एक प्रॉपर्टी की बात करी। अब ये आती है दूसरी प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको कहेंगे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ज़रा सोच कर देखो कि ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर शील्डिंग हो रही है इसका मतलब क्या, हम कहेंगे यहाँ पर कर्टन आ गया, शील्डिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। तो क्या ये न्यूक्लियस उतना ही फोर्स लगा पाएगा आउटर इलेक्ट्रॉन पर? नहीं ना, यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स कम हो रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर आउटर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको निकालना मेरे लिए बहुत ईजी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा उतना ही कम हो जाएगी क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो जैसे आप कहते हो लेफ़्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ होती है ना। और वहीं पर अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर क्या था, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा था और इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। ईजी हो जाएगा हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो अब हम ये जो पढ़ रहे हैं ना इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि एक स्पीशीज़ जो यहाँ पर है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया था एक ही चीज़, क्या, रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, और किसके ऑपोजिट होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर पहले देख लो कि नेगेटिव चार्ज किसके पास ज़्यादा है। क्या यहाँ दिख रहा है, सल्फ़र के पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब इसका रेडियस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर सल्फ़र का चार्ज सबसे ज़्यादा है, दिख रहा है, ऑप्शन सी देखिए, S2 माइनस। उसके बाद आता है क्लोरीन, Cl माइनस, यहाँ पर इसका रेडियस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम। अब क्योंकि पोटेशियम एक कैटायन है तो क्या यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेडियस को कम करेगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रेडियस उतना ही कम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे ही सेम क्वेश्चन आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये देखिए,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज। ग्रुप 13 एलिमेंट्स क्या सभी को याद है? ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। ठीक है, तो हमने बात करी थी कि जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो साइज़ क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये ग्रुप डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं तो साइज़ क्या होना चाहिए था? साइज़ इंक्रीज होना चाहिए था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, तो यहाँ पर जो चेंज आता है या एक्सेप्शन आता है वो कहाँ पर आ जाता है? इधर एल्यूमिनियम एंड गैलियम में। क्यों? क्योंकि गैलियम में क्या हो जाता है? गैलियम में आते हैं हमारे डी इलेक्ट्रॉन्स। गैलियम में आते हैं हमारे कौन से? डी इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तब आप वहाँ देखते हो कि जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है वो आ रहा है डी ऑर्बिटल में। क्योंकि यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ये डी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? पुअर शील्डिंग। याद है ना, हमने कहा था सबसे ज़्यादा शील्डिंग कौन सा करता है? एस ऑर्बिटल, उसके बाद होता है पी, उसके बाद होता है डी और उसके बाद होता है एफ। करेक्ट? तो डी इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होगा? यहाँ पर पुअर शील्डिंग होगी। तो इसका मतलब जो प्रोटॉन है या जो न्यूक्लियस है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे अपना न्यूक्लियर चार्ज दिखा सकता है। करेक्ट? तो इसका मतलब गैलियम का साइज़ क्या होगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए साइज़ छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है आपको ग्रुप 13 एलिमेंट्स में। तो यहाँ पर क्या होगा? गैलियम का साइज़ कम हो जाता है एल्यूमिनियम से, और इसीलिए इस ऑर्डर में चेंज आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन डी, बोरॉन का सबसे कम, देन गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड फिर थेलियम। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट पढ़ते हैं वो किस तरीके से हेल्प कर रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने शायद सुना होगा जो डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है, जिसे हम कहते हैं क्या? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी इसी इफ़ेक्ट पर बेस्ड है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये भी इसी इफ़ेक्ट पर बेस्ड है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। टिल देन आप सभी लोग प्रिपेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।